हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं राहुल हूँ और आज का जो टॉपिक है वह है कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है और उससे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज और क्या क्या हमारे कंसर्न होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो में जानेंगे हम लोग इन्वायरमेंट क्या होता है। तो बेसिकली पहले हम लोग एक तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इन्वायरमेंट है क्या। तो इन्वायरमेंट किसको बोलेंगे? सिंपली इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारे चारों तरफ जो भी मौजूद है उसको हम लोग इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। हमारे चारों तरफ कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, वो भी इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है, तो वो भी इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। तो सारे को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्वायरमेंट बोल रहे हैं। वहीं पे मान लेते हैं कि एक एरिया में जहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग इकोसिस्टम बोलेंगे। तो वहीं इकोसिस्टम भी हमको दो टाइप के देखने को मिलता है। पहला तो एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, मतलब कि ऐसा इकोसिस्टम जो कि नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम है, लेक का अपना इकोसिस्टम है, ओशन का अपना इकोसिस्टम है। तो उसी तरह दूसरा जो होता है वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नाम से पता चल रहा है आर्टिफिशियल मतलब वो मैनमेड इकोसिस्टम होगा, इंसानों द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम। तो ऐसे का एग्जांपल देखें तो आ जाएगा एक्वेरियम, गार्डन का इकोसिस्टम होता है। तो ये सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होंगे। अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात कर ले इकोसिस्टम की, तो हमको दो कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। पहला आता है अबायोटिक और दूसरा आता है बायोटिक। अबायोटिक में बेसिकली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं इकोसिस्टम के, जैसे हो जाएगा एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सारे रहेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। वहीं अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर बात कर ले तो इसमें आ जाएंगे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे प्लांट हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये सारे रहेंगे बायोटिक। अगेन बायोटिक को भी हम लोग न्यूट्रिशन के बेसिस पे फर्दर डिवाइड करते हैं। तीन मेन कैटेगरी रहता है। पहला तो है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा रहता है डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर पे आए तो नाम से पता चल रहा है कि ऐसे जो कि प्रोड्यूस कर रहा हो। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे क्या कर रहे हैं? अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए उन्हें हम लोग प्रोड्यूसर बोल रहे हैं। उसके बाद आता है कंज्यूमर, जो कि अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगेन कंज्यूमर को भी हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब जो कि अपने न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? प्लांट से ले रहा है। वो लोग प्लांट ईटर एनिमल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा गोट, डियर एक्सेट्रा। दूसरा हो जाएगा कार्निवोरस, जो कि मीट ईटर एनिमल्स होते हैं, जो कि हर्बीवोरस एनिमल्स को फीड कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल आ जाएगा टाइगर, क्रोकोडाइल वगैरह। तीसरा आता है ओमनीवोरस, जो कि बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों को ही ईट कर रहे हैं। तो ऐसे हो जाएगा ओमनीवोरस, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन। और चौथा आता है पैरासाइट, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन होस्ट बॉडी से लेता हो, उसको पैरासाइट बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा लिवर फ्लूक, टीनिया सोलियम, ये सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे पैरासाइट के। तीसरा होगा डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेथ प्लांट और एनिमल बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो एग्जाम्पल की अगर बात करें डिकम्पोजर का, तो क्या आ जाएंगे? बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। उसके बाद जो आता है वो है फूड चेन। फूड चेन में बेसिकली क्या हो रहा है? जो एक सीरीज बन रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरे तीसरे को और तीसरे चौथे को। तो ये जो लीनियर फ्लो ऑफ पैटर्न है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? फूड चेन बोल रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देख ले तो जैसे आ जाएगा ग्रास, ग्रास को खा रहा है डियर, डियर को खा रहा है लायन। तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, तो इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो हर एक स्टेप में जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो अगर हम लोग फ्लो ऑफ एनर्जी की बात कर ले ट्रॉपिक लेवल में, तो
जो फ्लो है वो बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। और साथ साथ में जो ग्रीन प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर है वो सनलाइट का सिर्फ 1% लाइट को यूज कर रहा है फूड बनाने में। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी में एक बहुत कॉमन टर्म यूज होता है, वो है 10% लॉ। 10% लॉ बेसिकली क्या कहता है कि जब एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। जो रिमेनिंग का 90% बच जाता है वो ऑर्गेनिज्म जो है अपने लाइफ प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइफ प्रोसेस क्या हो जाएगा, जैसे डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन वगैरह हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ मूव करता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है। इस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप रिप्रेजेंटेशन शो करता है, जहां पे प्रोड्यूसर जो है जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है, फिर अगेन प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम और टर्सरी कंज्यूमर सबसे कम पे रहता है। फूड चेन से रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बेसिकली बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर एक फूड चेन में कहीं से एक हार्मफुल केमिकल्स एंट्री कर लेता है और वो केमिकल किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर दे तो उस कंडीशन को हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो वही फूड वेब क्या होता है, जब बहुत सारा फूड चेन आपस में इंटरैक्ट करके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो उसे हम लोग फूड वेब बोलते हैं। इन्वायरमेंट के बाद देख लेंगे इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट डे बाय डे चेंज हो रहा है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे मान लेंगे पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसके वजह से क्लाइमेट पे चेंजेस देखने को मिल रहा है जो कि अल्टीमेटम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दो इश्यूज देखेंगे। पहला तो है ओजोन लेयर का और दूसरा है गार्बेज डिस्पोजल का। तो पहले हम लोग ओजोन लेयर की बात कर ले। तो ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे मिलता है, जो कि हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचा रहा है, जो कि कहाँ से, सनलाइट से आ रहा है। अगर ओजोन लेयर ना हो तो ये यूवी रे बेसिकली क्या कर सकता है, स्किन कैंसर करेगा, कैटरैक्ट कर सकता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट भी करता अगर ओजोन लेयर ना हो तो बेसिकली ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में प्रेजेंट है। इसके बाद हम लोग थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल भी देख लेंगे, बनता कैसे है और टूटता भी कैसे है। अगर बनने पे आए तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हाई यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 टूट के दो फ्री ऑक्सीजन O एटम बनाता है। अब ये जो सिंगल O एटम है ये अगेन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ मिलके O3 ओजोन बना रहा है। तो इस तरीके से ओजोन फॉर्म होता है। और अगर हम लोग डिप्लेशन की बात कर ले कि टूटता कैसे है, तो ओजोन का जो लेयर है वो धीरे धीरे और ज़्यादा थिन होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। और इसको सबसे पहले कहाँ देखा गया था, अंटार्कटिका में देखा गया था 1985 में, और इसका हम लोग नाम क्या दिए थे, ओजोन होल। तो जो मेन कारण क्या है ओजोन डिप्लेशन का, तो मेन कॉज जो है वो एक सिंथेटिक एलिमेंट है जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। बेसिकली इसका यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेटर, एसी, एरोसोल स्प्रेज में वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर उसके बाद देख ले तो अगला आता है वो है गार्बेज डिस्पोजल। तो जैसे जैसे ह्यूमन का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है वैसे ही वैसे मटेरियल एक्युमुलेशन भी बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर गार्बेज की बात करें तो दो टाइप के गार्बेज देखने को मिलता है, एक तो है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से उसको हम लोग डिकम्पोज कर सके, तोड़ सके, तो वो सारे आते हैं बायोडिग्रेडेबल में। जैसे हो जाएगा वेजिटेबल और फूड वेस्ट, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, ये सारे आते हैं बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की अगर बात करें
तो ऐसे वेस्ट जो कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से नहीं तोड़ सकते हैं, तो एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ये सारे आएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। बेसिकली इसमें होता क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ एक केमिकल रिलीज करता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को डिकम्पोज करता है, बट वो जो एंजाइम है उसका एक्शन स्पेसिफिक होता है, मतलब पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर ही काम करेगा। इसी वजह से वो एंजाइम जो है वो सारे टाइप के मटेरियल को डिकम्पोज नहीं कर सकता है। अगर हम लोग थोड़ा मेथड की बात करें कि कैसे वेस्ट को डिस्पोज करें, तो सबसे पहला तो आता है रिसाइकलिंग। हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। उसको फिर रिसाइकिल करके हम लोग उसका कुछ नया आइटम बना सकते हैं। फिर हम लोग रीयूज कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल किया हुआ मटेरियल को फिर से किसी दूसरे काम में इस्तेमाल करना। जैसे मान लेते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एनवलप के जैसे हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़मीन के भीतर गाड़ भी सकते हैं। उसके बाद आता है बायोगैस प्लांट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट में यूज़ करते हैं ताकि वहाँ से बायोगैस एंड मैन्यूरी वगैरह प्रोड्यूस कर सकें। तो सब मेथड से हम लोग वेस्ट को एक प्रॉपरली डिस्पोज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबा के हमसे जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।